आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 11 का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इस चैप्टर से हमको सीखना क्या है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो सीबीएसई के पर्पज से अगर हम चलें तो सीबीएसई में ये लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर पूछते हैं तो वो पूछते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाता है स्टोइशियोमेट्री प्रॉब्लम्स, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट। इसके अलावा एम्पिरिकल फॉर्मूला, लिमिटिंग रिएजेंट भी बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, और कुछ बेसिक कैलकुलेशंस। ये इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है। और ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये 12th क्लास में भी पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। और इसके अलावा अगर ये अच्छे से तुम लोगों ने कर लिए तो सीबीएसई में अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे। इसके अलावा देखो सीबीएसई में तो सिर्फ सीबीएसई लेवल की बुक एनसीईआरटी से पूछते हैं, वरना एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी पड़नी है, लेकिन हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो पूरा डेप्थ में जाके एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये चैप्टर एक्चुअली बनाया क्यों गया, इसका पर्पस क्या था। तो देखो सबसे पहली बात ये है कि 10th क्लास में आप लोगों ने साइंस पढ़ी थी, जिसमें सिर्फ एक ही बुक थी जिसका नाम था साइंस, और इसके अंदर फिजिक्स भी थी, केमिस्ट्री भी थी और बायोलॉजी भी थी। आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट है कि इनको तीनों को सेपरेट समझ के पढ़ते हैं। लखबीर सिंह बुक्स वगैरह आ गई हैं, उसमें ये तीनों चीजें अलग अलग सेपरेट है। लेकिन हमारे टाइम तक, हम तो पुराने बच्चे हैं 2010 के, तो साइंस को हम एक साइंस ही समझते थे और हमें लगता था कि एक ही सब्जेक्ट है। ये तीनों सी ब्रांचेस हैं, हालांकि एक ही सब्जेक्ट है, बट हम वो एक ही बुक एक ही चीज मान के चलते थे। लेकिन अब क्या होता है कि जब बच्चा प्रॉपर साइंस ले लेता है 11th में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बिल्कुल सेपरेट सब्जेक्ट बन जाते हैं। पहले एक ही सब्जेक्ट था साइंस, और अब 3 अलग अलग सब्जेक्ट हो गए। जो ब्रांचेस है वो सब्जेक्ट बन गई, तो ऑब्वियसली चीजें डेप्थ में जाके बताने वाले हैं लोग। तो केमिस्ट्री से बच्चों को बहुत नफरत है। बच्चों को लगता है कि केमिस्ट्री का मतलब होता है रिएक्शंस, ऑब्वियसली सही लगता है। केमिस्ट्री का मतलब होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कार्बन, CH4, अल्कोहल, CH3OH, और ये सबसे वो बहुत नफरत करते हैं क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता है। और या फिर केमिस्ट्री में मतलब सिर्फ रिएक्शन से बच्चे डरते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरीके की चीजों से बच्चों को डर लगता है। हालांकि 10th क्लास में ज्यादा था नहीं, इतने था एसिड बेसिस सॉल्ट थे, एसिड्स बेसिस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल हो गया, है ना। इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूले की तो कुछ पूछो मत, इतने फॉर्मूले होते हैं कि बच्चा परेशान हो जाता है कि यार इतने सारे फॉर्मूले मैं कैसे याद करूंगा। तो फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, रिएक्शंस लिखनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट भी अब आने वाला है 11th में। तो इतनी सारी चीजें जो पहले से ही बच्चों को खराब लगती है, और जो कि सच है। बायोलॉजी के कंपैरिजन में केमिस्ट्री में ये सब चीजें होती हैं, वहां रखना पड़ता है। फिजिक्स में ये है कि अगर मजा आ रहा है, न्यूमेरिकल्स करते टाइम समझ में आ रही है चीजें, तो इंटरेस्टिंग लगती है। तो कहीं बच्चा बोर ना हो जाए, उसको केमिस्ट्री से नफरत ना हो, इसीलिए ये चैप्टर बनाया गया है केमिस्ट्री का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि केमिस्ट्री हमारी रियल लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, हमें क्यों पढ़नी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। और इवन एनसीईआरटी के अंदर भी स्टार्टिंग में 3-4 पेज एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। वो इसीलिए ऐड किए गए हैं ताकि बच्चों को हिस्ट्री समझ में आए कि केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आई, हम इसके बारे में कब से जानते हैं और रियल लाइफ में इसका क्या यूज है। ठीक है,
इसीलिए चैप्टर बनाया गया। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री से कि केमिस्ट्री क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ओनली केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का क्या मतलब है? तो अगर किसी बच्चे से पूछूंगा तो वो बोलेगा कि सर केमिस्ट्री का मतलब होता है कि रिएक्शंस, फॉर्मूले और ये सब। लेकिन केमिस्ट्री का मतलब होता है कि हमें चीजों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके पढ़ना है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके चीजों को पढ़ने का मतलब ये है कि बिल्कुल डेप्थ में जाके चीजों को पढ़ना है। तो चीजें एक्चुअली बनी किससे होती हैं? तो चीजें बनी होती हैं एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से, या इनको हम मिला के कलेक्टिवली बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो वो सभी केमिस्ट्री में हमें चीजें पढ़नी है जिसमें हमें डील करना है एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, उनके बीच में होने वाले रिएक्शन से और उनके इंटरकन्वर्जन से। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री इज द branch of science which deals with atoms, molecules, ions, और अब क्योंकि बार बार तो हम ये लिखेंगे नहीं एटम, मॉलिक्यूल और आयन, तो इसीलिए हम इन तीनों को कलेक्टिवली मिला करके बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये तीनों ही पार्टिकल्स हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है वो चीजें जिससे मिलकर मैटर बना है या बाकी चीजें बनी है, उनको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो एटम से बनी है या फिर मॉलिक्यूल से बनी है या फिर आयन से बनी हुई है। तो कलेक्टिवली अगर मैं इन तीनों को मिला के कभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलूं तो समझ जाना कि इन तीनों की मिलाकर बात हो रही है। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, देयर कॉम्बिनेशंस and reactions between them, इनके बीच में होने वाले रिएक्शन, इनके कॉम्बिनेशन और इनसे बनने वाली नई चीजें, रिएक्शन बिटवीन देम एंड न्यू substances formed by their combination एंड रिएक्शन। ये होता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अलावा साइंस में और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में, केमिस्ट्री को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसको शॉर्ट में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की साइंस भी बोल सकते हैं। इसके अलावा साइंस की और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। अब आपको लग रहा होगा कि साइंस की अगर ये एक ब्रांच है तो फिजिक्स, बायोलॉजी सिर्फ यही तीन नहीं है, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो अगर हम देखें तो साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसके अंदर फिर फर्दर जूलॉजी वो सब आ जाता है, इकोलॉजी है, साइकोलॉजी है ना, जूलॉजी है। जूलॉजी हालांकि बायोलॉजी के अंदर आता है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी, इसको यहां लिख देते हैं, जियोलॉजी है, और भी ना जाने कितनी सारी चीजें हैं। मतलब साइंस के अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि अगर हम सारी पढ़ने बैठ जाएं तो परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए इनको सेपरेटली हम पढ़ते हैं। तो फिजिक्स तो हर बच्चे को नहीं, केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है साइंस लेने के बाद। बायोलॉजी में एक बार को ऑप्शन मिल जाता है कि हाँ ठीक है, उसमें आपको मैथ्स लेना है या बायोलॉजी लेना है, ठीक है। तो आज हम सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर फर्दर हमको क्या पढ़ना है, इसकी भी और ब्रांचेस हैं। जैसे कि अगर मैं मतलब शॉर्ट में बताऊं तो फिजिकल केमिस्ट्री हम एक बार को कह सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हमको पढ़ना है। देखो केमिस्ट्री का ये जो पहला चैप्टर है ना, इसमें आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि हम पूरा 11th 12th की केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब एक बार को हम कह सकते हैं कि एनालिटिकल सॉल्यूशंस या
फ्लास्क हो गया, उसके अंदर रिएक्शन करते हैं, कितना ml लेते हैं, मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट वो सब आ जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, इसमें हमको ज्यादा डील नहीं करना है। इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कट भी गए हैं, जैसे पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, 11-12 के सिलेबस से काफी चैप्टर ये कट भी चुके हैं, ठीक है। तो ये हमको इस पे ज़्यादा डील नहीं करना है। ये हमको पढ़ना है 11th में, 12th में, और ये भी हमको पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री 11th में भी और 12th में। देखो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ना ज़्यादातर पार्ट कैलकुलेशन वाला होता है, कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मैंने भी वहां पर लिखा था, कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इसका कैसे फाइंड करते हैं वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीजें इसमें आती हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास इसके अलावा एक और भी हम कह सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अब हमको ज्यादा डील नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर ब्लॉक्स आते थे, जैसे एस ब्लॉक एक चैप्टर था 11th में कट गया, पी ब्लॉक एक चैप्टर था आधा 11th में आधा 12th में कट गया, डी एंड एफ ब्लॉक अभी एक चैप्टर बचा हुआ है, ये हमको 12th क्लास में पढ़ना है। तो इसका मतलब ये चैप्टर भी हमको 11th में तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक तरह से कटी है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें, ये 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप आप लोगों ने 10th में नाम सुने, उनके ऊपर पूरा पूरा एक चैप्टर है, जैसे अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, चैप्टर सेपरेट चैप्टर ऑन ईच फंक्शनल ग्रुप, ऑन ईच फंक्शनल ग्रुप। अब आपको फंक्शनल ग्रुप पता होंगे, जैसे कि अल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, ईथर हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, है ना, हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स। तो ये सारा हाइड्रोकार्बन 11th में हाइड्रोकार्बन है। तो ये सारी चीजें हमें इस वाले सेक्शन के अंदर पढ़नी है। तो ये सिर्फ एक छोटी सी ब्रांच केमिस्ट्री के अंदर ये आता है, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स भी आपको पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, और भी चीजें जीवन में आगे जाके काम आती हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको पॉज कर दो, सिर्फ पॉज करना। अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखो इसमें हम लोग ज़्यादा डील नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो आई होप आप लोगों के पास एनसीईआरटी होगी। एनसीईआरटी में जो फ्रंट पेज है दिख रहा है, इसमें एक टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ये टॉपिक पहले एनसीईआरटी में नहीं हुआ करता था। इतना सारे जो रिटर्न में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ये नया ऐड हुआ है। और इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम इसको अभी यहाँ पर डील नहीं करने वाले हैं। मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री के नाम पे हिस्ट्री हमको बताई गई है। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में केमिस्ट्री का क्या रोल रहा है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि केमिस्ट्री जो है, हमको सिर्फ ये नहीं देखना कि आगे क्या पढ़ना है, इसका पीछे से कितना क्या रहस्य है, क्या हमें पता था, अभी हमको क्या पता है, और आगे हमको क्या पढ़ना है 11th में, वो सारा हमें देखना है। तो हिस्ट्री, ताकि बच्चों का ना एटलीस्ट इंटरेस्ट बने केमिस्ट्री के अंदर, यही बहुत बड़ी बात है। ये चैप्टर बनाया ही इसलिए गया है ताकि आपका इसमें इंटरेस्ट बने। तो आप इसको हिस्ट्री बोल लीजिए या फिर डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, दोनों का सेम मीनिंग, ये एक ही बात है। तो इसमें मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहूंगा। मैं बस ये बताना चाहूंगा कि प्राचीन भारत में जब ये सब इन लोगों के पास बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, चाहे हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, अमेरिका की बात करें, या मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब इन लोगों को मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था, जब इनके पास नंबर्स भी नहीं थे, इनको ऐसे टैलीमार्क बना करके ये लोग भेड़ बकरियाँ गिनते थे और भेड़ बकरियाँ चराते थे, तब से हमारे पास नंबरों का ज्ञान है, जीरो का ज्ञान है। तो जब इतनी सारी चीज़ें हमको पता है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, तारों के चांद के बारे में और नंबर्स के बारे में, तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री की भी नॉलेज उस टाइम पे लोगों को रही होगी। तो अगर ये 2 पेज आप केमिस्ट्री के पढ़ेंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि हमारे प्राचीन भारत में कितनी सारी चीजें लोगों को पता थी। जैसे कांच बनाना उन्हें भी आता था। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ तब आपको समझ आएगा।
जैसे आपने कुतुब मीनार में आयरन पिलर देखा होगा। आयरन पिलर जो है वो आज तक उसमें रस्ट नहीं लगी। आपने 10th में रस्टिंग पढ़ी है, 8th में भी आई होप प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने पढ़ी लिया होगा, तो उसमें रस्टिंग के बारे में दिया रहता है कि हर लोहे पे जंग तो लगती है। लेकिन आयरन पिलर पे आज तक जंग नहीं लगी। दुनिया के अलग अलग देशों के आए हुए साइंटिस्टों ने उस पर रिसर्च किया, पता लगाया, लेकिन उन्हें पता नहीं लगा। तो इसका मतलब कुछ तो हमारे इतिहासकारों को या जो हमारे जो पूर्वज थे उनको इसकी नॉलेज थी कि कौन सी धातु से तलवार बनाई जाएगी, या भाला बनाया जाएगा, या आयरन पिलर जो उन्होंने बनाया है वो बनाया जाएगा। तो कुछ तो उनको रहस्यमय चीज़ें पता थी। उन्हें ये जितनी वाइन होती है, बियर होती है, इनकी भी बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं, मेरे को ज़्यादा नहीं मालूम, पर ये जो राजा महाराजा होते थे या जो अमीर लोग होते थे, नोबल्स लोग, ये पीते थे, ड्रिंक करते थे, तो उनको वो चीज़ें बनानी आती थी। ठीक है, ये ठीक है, हमारे देश में बल्क लेवल पे जो ये शराब आई है वो अंग्रेज ही लाई है, नो डाउट। बट जो राजा महाराजा होते थे वो मैं खाने में ये जो मधुशाला होती जो होते हैं, आई डोंट नो, उसमें वो लोग पीते थे, तो उस ड्रिंक की नॉलेज उन्हें होती है। हर राजा के पास उनका एक चिकित्सक हुआ करता था जिसको आजकल डॉक्टर बोलते हैं, और वो इतना हाई लेवल का होता था कि वो इवन ऑपरेशंस करना तक जानता था। ठीक है, बायोलॉजी का सेक्शन है, बट फिर भी वो काफ़ी सारी जड़ी बूटियों को मिला के दवाइयाँ बनाना जानते थे, तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें इसका मतलब पता थी। अच्छा, ज़मीन से खोद कर जैसे हम लोग ये आयरन हो गया, कॉपर हो गया, या मेटलर्जी के नाम पे हम जितनी भी चीज़ें निकाल रहे हैं और उनका प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, तो पहले भी तो लोगों को पता थी, तभी तो हम ये सारी चीज़ें बना पाते थे पहले भी। मैं बात कर रहा हूँ उस समय की। एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये है जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है, जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट के आगे जो भी डेट है उसको हम क्या बोलते हैं, बीसी, सॉरी एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, आई होप। तो आज हम लोग सपोज यहाँ पर हैं 2000 ऐसे मान लेते हैं, तो ये हो गया 1000 एडी, ये हो गया 500, ये हो गया 1500, और 2020 आई होप यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी 500 का गैप ले लो। तो मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ वो उस समय की हैं जब जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से क्रिश्चियनिटी का डेवलपमेंट हुआ है, क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हो गई थी। और इसके पीछे अगर हम जाएं 500, 1000, 1500, तो ये जो कालखंड है इसमें अपना ये चाणक्य थे, इसके पीछे गुप्ता डायनेस्टी थी, उसके और पीछे जाओगे तो ऐसे चलता रहेगा। और अगर हम बहुत पीछे जाते हैं, लाखों साल पीछे जाते हैं, तो रामायण महाभारत का काल आ जाता है, और उस समय काल के भी हमको हथियार मिलते हैं। तो मेटलर्जी कहीं ना कहीं उस समय भी थी और बहुत एडवांस थी। वो सारा ज्ञान छुप गया, मिटा दिया गया, यूनिवर्सिटीज जला दी गई, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत पीछे की बात कर रहा हूँ, जब अंग्रेज वगैरह आए थे। आप कोई भी केमिस्ट्री की बुक उठा के देख लीजिए, कोई भी साइंटिस्ट का नाम आपको मिलेगा ना, तो वो आपको 1700 के बाद ही मिलेगा। मैं 90% की बात कर रहा हूँ, 80 to 90% आप साइंटिस्ट उठा के देखिए, उनका जो नाम लिखा होगा, उन्होंने जो डिस्कवरी करी होगी वो इसी में लिखा होगा 1700 या 1700 के बाद। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोस्टली की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा क्या हुआ कि इस समय के बाद सारे साइंटिस्ट उभर के आने लगे और उन्हें चीज़ें पता चलने लगी। वो सब कुछ नहीं है, एक्चुअली क्या हुआ था, भारत पे हमारे देश में अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। इसके बाद हमारे देश में अंग्रेज आ चुके थे, और धीरे धीरे जब उनका पूरा कब्जा हो गया, तो जब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से चुराई, निकाली, खोज करी, तो उन्होंने अपने नाम से पेटेंट करा दी, और फिर आज भी हम उनका नाम किताबों में पढ़ते हैं। दरअसल वो हमारी ही चीज़ें हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी ग्रीक हो गए या फिर जो बहुत और भी लोग हैं, वो जो बाकी के 10% में आते हैं, जो उन्होंने खुद की अपनी डिस्कवरीज करी हैं। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगा, आप लोग आइडिया लगा लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगा, यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। पॉज कर दीजिए। तो बस मैं यही बता रहा था कि ये जो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री के नाम पे 2 पेजेस दिए हुए हैं, आप इसको ज़रूर पढ़ना और इसको समझना कि यहाँ पर क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो अब हमारे हाथ में सिर्फ वही ज्ञान लग पाया जो किताबों में लिखा हुआ था, बाकी सारा चला गया, वेस्ट हो गया। तो चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, वो हमारे हाथ लगी। इसके अलावा आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी जानते होंगे, वो 6000 BC 6000 BC की अगर हम बात करें,
तो हड़प्पा सभ्यता के समय के भी हमें मेटल्स की कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो ये इस बात का प्रूफ है, या जो बहुत पुराने राजा महाराजा होते थे उनकी खिड़कियां दरवाजों में कांच, रंगीन कांच लगे होते थे। तो कलर्ड ग्लास भी एक केमिस्ट्री का ही पार्ट आप उसको मान सकते हैं, क्योंकि उसके लिए उस लेवल की नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो दवाइयाँ वगैरह हो गई, उस प्रकार की जड़ी बूटियाँ हुई, वो मिला के जो बनाते थे वो लोग, वो सारा इसके अंदर आता है, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। इसीलिए एनसीईआरटी ने वो चीज़ ऐड की हुई है। ठीक है, पॉज कर। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ये हम जरूर पढ़ेंगे और इसको थोड़ा मैं डेप्थ में लेकर आपको जरूर जाऊंगा। देखो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन अगर हम रीड करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो काम आपको घर पे करना है। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। देखो ये टॉपिक इसलिए, ये भी एक तरह से बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए टॉपिक ऐड किया हुआ है, नो डाउट, हिस्ट्री वाला सेक्शन भी और ये वाला सेक्शन भी, ताकि आपको कम से कम ये तो पता चले कि आप जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं वो सिर्फ रट नहीं रहे हैं, वो जीवन में कहाँ कहाँ काम आता है। जैसे मान लीजिए आपने 12th पास करी, उसके बाद बहुत सारी ब्रांचेस है जहाँ पर आप जा करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ जॉब के पर्पज से ही नहीं, बल्कि नेचर एनवायरनमेंट के पर्पज से भी, उसको समझने के लिए, उसको नुकसान तो नहीं पहुंच रहा के लिए भी हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, मैं थोड़ा पॉइंट्स में इसको मार्क कर देता हूँ। मुझे लगता है हमारे देश की इकोनॉमी केमिस्ट्री पे डिपेंड कर रही है। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन केमिस्ट्री। मतलब एक ही लाइन में इसकी सारी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। अब आपको लग रहा होगा कैसे, वो मैं समझा देता हूं। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फूड प्रोडक्शन। सिर्फ फूड प्रोडक्शन से ही आप समझ जाइए कि केमिस्ट्री का कितना बड़ा रोल है। फूड प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जो हम खेती बाड़ी करके फसल से उगाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, सभी उगाते हैं, सब खेती करते हैं, उसमें केमिस्ट्री कहाँ पे आ गई? केमिस्ट्री जब से आई है ना, तब से हमारा प्रोडक्शन 2.5 टाइम्स बढ़ चुका है। मतलब कि 2.5 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया है। आपको समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये एक फर्टिलाइजर है। तो फूड प्रोडक्शन के लिए क्या हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं? बोलो हाँ या ना? फर्टिलाइजर यूज करते हैं। फर्टिलाइजर क्या केमिस्ट्री में केमिकल्स नहीं है? यस। क्या हम लोग वीडीसाइड यूज करते हैं? पेस्टिसाइड। और क्या क्या यूज करते हैं? इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड, और भी पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं। तो ये केमिस्ट्री तो है। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी छोटी सी चीज है, लेकिन ये भी एक तरह से अगर मैं HIV सीड की बात करूं तो वो बायोलॉजी के सेक्शन में चला जाएगा। तो अभी हम यहीं पे रहते हैं। तो ये केमिकल्स का जब से हमने खास करके फर्टिलाइजर जब से यूज करें, देखो बहुत जरूर से ज्यादा यूज करेंगे तो वो नुकसानदेह है, नो डाउट, बट सही मात्रा में अगर हम यूज करें तो फर्टिलाइजर से हमारा उतना सेम लैंड, उतने ही एरिया से हम 2.5 टाइम्स चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या अगर फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मुझे ये बताओ, क्या हमारे देश में कोई भूखा रहेगा? जबकि हम ये जानते हैं कि हमारे देश की आबादी देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और हमारा देश एक हाथी की तरह है जिसकी कंजम्पशन तो ज़्यादा है पर आउटपुट अभी ठीक है, ऑनगोइंग प्रोसेस में चल रहा है। तो हमको खाना चाहिए। लॉकडाउन में आपने देखा होगा खाने के लाले पड़े हुए। ठीक है, उसके अलावा अगर खाना हम ज़्यादा उगाएंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम फूड प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, तो क्या हम उसको विदेशों में बेच कर अच्छा पैसा नहीं कमा सकते? फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आएगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, समझ गए? तो इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा था। नंबर 3 और क्या लगता है? फूड प्रिजर्वेटिव्स। आपने 8th क्लास में 2nd चैप्टर में पढ़ा होगा फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। बहुत सारे फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, स्क्वैशेस, जैम्स, सॉल्ट, रेफ्रिजरेटर, और भी बहुत सारे। छोटा सा एग्जांपल सॉल्ट लिख लेते हैं, NaCl। क्या ये केमिकल नहीं है? मान लीजिए आपने खाना तो जो ये है फूड प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा कर लिया, प्रोड्यूस तो कर लिया, लेकिन आपको उसको प्रिजर्व करके रखना नहीं आया,
वो सारा सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, तो फिर आपका नुकसान ही होना है। तो उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए भी केमिकल्स चाहिए, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, मैं सिर्फ वही चीज़ें लिख रहा हूँ जिसको मतलब सीधा इफेक्ट, जिनका डायरेक्ट इफेक्ट कंट्री पर हो गया, ठीक है। फ्यूल, अब फ्यूल के बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सबको पता चल गया होगा। अभी ईरान और यूएसए का वॉर चल रहा है, उसमें सारा क्राइसिस ऑयल का ही आया हुआ है। यानी अगर हमारे पास फ्यूल नहीं होगा तो ना ही सड़क पे गाड़ियां चलेंगी, ना ही ट्रक चलेंगे, ना लॉरी चलेगी, और हमारे जो अलग अलग स्टेट्स में जो सब्जियां फल आते हैं उनकी आवाजाही बंद हो सकती है। एक सेकंड, तो मैंने बताया था कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पर है। तो ये 3 चीजें हो चुकी हैं। फ्यूल पे आ जाओ। फ्यूल, जैसा कि अभी ईरान और यूएस का वॉर चल रहा है और मैंने तुम लोगों को बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। तो अगर फ्यूल ही किसी कंट्री के पास नहीं होगा तो सोचो, ना ही कोई गाड़ी चलेगी, ना ही किसी स्टेट में फल फ्रूट सब्जियां जा पाएंगी। इवन वॉर वगैरह में भी हमारे पास अगर फ्यूल नहीं होगा तो हम हार सकते हैं। तो फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी कंट्री की इकोनॉमी को रन करने के लिए, क्योंकि सोचो कोई बंदा ऑफिस ही नहीं जा पाएगा, कोई नौकरी पे नहीं जा पाएगा, जब कोई काम ही नहीं करेगा तो फिर हमारी कंट्री ग्रो कैसे कर पाएगी। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब केमिस्ट्री का कंट्री की इकोनॉमी पर डायरेक्ट डिपेंडेंसी है, समझ गए? इसके बाद हम चलते हैं आगे, नंबर 5। केमिस्ट्री का और कहाँ यूज है हमारी लाइफ में, कोई बता सकता है? शेल्टर, जो हम घर बनाते हैं क्या उसमें सीमेंट लगता है? केमिकल है। बहुत सारे लोग प्लास्टिक की चीजें भी लगाते हैं, रबड़ की भी लगाते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल, ये विंडो लगी हुई है, विंडो में देखो यहाँ पर ये है ना पॉलीमर है, तो वो भी चीजें यूज होती है। तो जैसे कि सीमेंट हो गया, कोई पॉलीमर हो गया, और आजकल तुमने देखा होगा प्लास्टिक पेंट आ रहा है, पेंट हो गया। ये सब चीजें क्या है, कंस्ट्रक्शन में यूज होती है ना। तो शेल्टर में भी हमारा बहुत यूज हो रहा है केमिस्ट्री का। इसके अलावा और कहाँ यूज होता है? कंप्यूटर में, कंप्यूटर में सिलिकॉन चिप्स होती हैं, सिलिकॉन चिप्स, सेमीकंडक्टर, यहाँ पर भी केमिस्ट्री का बहुत यूज है। अब कंप्यूटर का क्या फर्दर यूज है वो तुम लोगों को अच्छे से पता है, वो मुझे बताया करने की जरूरत नहीं है। अब कंप्यूटर या जितने भी लैपटॉप है इनकी मदरबोर्ड के अंदर तुम लोगों ने देखे होंगे चिप्स सिलिकॉन के होते हैं, बहुत सारे सोलर पैनल में भी होते हैं, तो वहां पर इसका यूज होता है। तो जरा सोचो केमिस्ट्री का हमारी जिंदगी में कितना बड़ा रोल है। और देखो क्लोथिंग पे भी आ जाओ, कपड़े, क्या तुम लोगों को पता है हमारे देश में जितना कपास होता है, ऊन, रुई, ये सब चीजें ठीक है हमारे देश के, हमारी कंट्री के लोगों को तो तन ढकने के लिए काफी है, पर पूरे वर्ल्ड में सब लोग कपड़े पहनते हैं और सेम कपड़ा कोई बार बार नहीं पहनता, वो रिपीट मोड में चेंज करते रहते हैं। तो इतना कपड़ा कहाँ से आएगा, इतनी रुई कहाँ से आएगी, इतना कॉटन कहाँ से आएगा? तो उसको कहीं ना कहीं केमिस्ट्री ने भी संभाला हुआ है, क्योंकि हम लोग नायलॉन के भी कपड़े पहनते हैं, रेयॉन के भी पहनते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिससे हम लोग कपड़े वगैरह बना सकते हैं। हाँ यार, तो यहाँ पर भी इसका बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स, बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स भी हम लोग बनाते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स दिए हुए हैं। एक एग्जांपल है सिस्प्लैटिन, टैक्सॉल, ये कैंसर थेरेपी में यूज होता है, कैंसर थेरेपी, तो हमारा जीवन बचा रही है। AZT का फुल फॉर्म याद रखना, एजिडोथाइमाइडिन, ये एड्स विक्टिम्स को दिया जाता है, एड्स पेशेंट्स को। एड्स एक लाइलाज बीमारी है, एड्स पेशेंट्स को ये दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से केमिस्ट्री जो है काफी सारी जगह यूज होती है। और इसके अलावा अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट है। जैसे और भी अगर हम देखें तो तुम लोगों ने देखा होगा घर में सर्फ होता है, डिटर्जेंट होता है, पेंट होते हैं, फाइबर होते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीजें जो हमारे जीवन में यूज होती हैं, जैसे सोप हो गया, अलॉय हो गया, एक्सेट्रा।
ये सबका केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का इन सब चीज़ों को बनाने में बहुत बड़ा रोल है। यानी अगर केमिस्ट्री नहीं होगी या आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये चीज़ समझना मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, जैसे CFC, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हम अच्छे से जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे ओजोन लेयर के लिए कितना घातक है। ठीक है, हम केमिस्ट्री इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि हमें ये समझ खुद डेवलप करनी है कि केमिस्ट्री हमारे एनवायरनमेंट को कहाँ लाइक पहुँचा रहा है और कहाँ पे नुकसान पहुँचा रहा है। तो जहाँ अगर हमें नुकसान नहीं पता होगी तो फिर तो भी हमारे लिए दिक्कत है। मान लो इसका प्रोडक्शन हमने नहीं रोका होता या नहीं बंद किया होता या कम नहीं किया होता तो ओजोन लेयर तो पूरी डिप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे तुम देख सकते हो एम्यूनिशन, गन पाउडर, ये जो गोली चलाते हैं उसके अंदर क्या होता है, बारूद ही तो भरा होता है। तो वो बारूद क्या है, केमिकल ही तो है। तो इसका मतलब इससे लोगों की जान जाती है। तो इन सब चीज़ों में, वॉर वगैरह में, आर्टिलरी में कितना यूज होता है, बहुत यूज होता है इसका केमिस्ट्री का, है ना। तो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में, इसीलिए ये चैप्टर बनाया गया है ताकि बच्चों के अंदर पहले इंटरेस्ट जागे कि हम क्या पढ़ रहे हैं और ये हमारे को कहाँ काम आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद बच्चों हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं फर्दर। आप अपने किसी भी सीनियर से पूछेंगे तो वो आपको यही बताएंगे 11th में और 12th में। जो आपके सीनियर है उनसे पूछना, चैप्टर स्टार्टिंग में तो बहुत इजी लगता है लेकिन जैसे जैसे आगे जाते हैं उसकी टफनेस बढ़ती चली जाती है। तो अभी हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इसको पढ़ते टाइम तुमको लगेगा यार ये क्या है, तो बहुत ही आसान है, साइंस लेके मजा आ गया, अच्छा है। लेकिन इतना आसान नहीं है, चीजें आगे जाके थोड़ी सी टफ हो जाएंगी। अगर ठीक से पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबको समझ में आ गया। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सपोज मैटर, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ बच्चों, मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। मैटर एक्चुअली होता है क्या? हमने बचपन में एक डेफिनेशन बैठी थी, एवरीथिंग अराउंड अस दैट हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी दुनिया की हर वो चीज जो जगह घेरती है और जिसका कुछ वजन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, मैटर। सही है। अच्छा, मैं भी जगह घेर रहा हूँ, इस कमरे में कुछ, मेरा भी कुछ वजन है, मैं भी मैटर हूँ। हवा भी मैटर है, हवा का भी वजन होता है, वो भी जगह घेरती है। समझ में आ गया। तो मैटर कितने टाइप का है, उसको कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया, वो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो मैटर का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूँ तो दो तरीके से मैं क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर सकता हूँ। देखो, एक तो है फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि एटॉमिक लेवल। इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल भी बोल सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल। और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो लेवल। ये तुम लोगों ने छोटी क्लास में अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ। अगर मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो चीजें 3 क्लास में क्लासिफाई होती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। 1 2 3। इसके बारे में भी हमें चर्चा करनी है, इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। जो भी हमने बचपन में पढ़ा है एक बार जल्दी से उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है। अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो कितने टाइप की हमने चीजों को क्लासिफाई किया हुआ है, कोई बताना चाहेगा? क्या क्या? एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। वेरी गुड। एक बच्चे ने बोला प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। कुछ याद आ रहा है बचपन का? याद आ रहा है? ये सब पढ़ा है 9th क्लास में। प्योर सब्सटेंस फर्दर कितने टाइप के होते हैं? तो कौन कौन से? कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। वेरी गुड। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स।
अच्छा, एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं? Element 2 आप लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल देखा होगा। तो पीरियोडिक टेबल में इसमें आप देख सकते हो कि 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आई होप ये सबको पता ही होगा, बुक्स वगैरह में दिया रहता है। तो अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो एलिमेंट्स होते तो 118 हैं, पर ये क्लासिफाई 3 क्लास में किए गए हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मेटल्स, वीडियो पॉज कर लो। हो गया? तो एलिमेंट्स जो है टोटल 118 हैं, नॉन एलिमेंट्स, जिसमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, और एक क्लास है मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स की ये भी आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। इसके बाद अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं? 2। कौन कौन से? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर वो जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स हैं वो सारे आ जाते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, है ना, CH3OH हो गया, CH4 हो गया, ये जो आपने 10th क्लास में पढ़े हैं ना, वो सारे इसमें आ जाते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में इनऑर्गेनिक वाले मेटल वाले आ जाते हैं, जैसे Fe2O3 है, NaCl है। हालांकि आयनिक कंपाउंड है, हम एक कैटेगरी आयनिक कंपाउंड की बना सकते हैं। तो इस तरीके के एलिमेंट्स इसमें आते हैं, जैसे Al2SO4 होल थ्राइस, है ना। तो इस तरीके के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब होमोजेनियस मिक्सचर कौन से मिक्सचर होते हैं, ये फर्दर और इसका क्लासिफिकेशन हुआ है क्या? नहीं, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। समझ में आया? होमोजेनियस मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन या फिर ट्रू सॉल्यूशन। ये तुम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में था ये। इसका मैं लाइन बना देता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशंस, जो कि यूनिफॉर्म थ्रू आउट होता है। इसको हम यूनिफॉर्म मिक्सचर भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म थ्रू आउट मिक्सचर, ठीक है। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। और ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर प्लस सॉइल, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? वाटर प्लस सॉल्ट, या फिर शुगर भी ले सकते हो। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो भी मैटर का मैंने क्लासिफिकेशन अभी भी बोर्ड पे बनाया है, आप इस लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी पे बना लेना। और अब इसमें जितने भी टर्म्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, हम सब पर एक एक करके चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप पहले लिख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें आता है मैटर। अभी हमने यहाँ पर जितने भी टर्म्स लिखे थे उन सबको हम एक एक करके यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जैसे नंबर 1 पे आया मैटर, तो मैटर के बारे में अभी मैंने क्या बताया था? everything that has some mass and occupies space is called matter, ठीक है। मैटर के अंदर हमने जब क्लासिफिकेशन किया तो सबसे पहले हमको फिजिकल क्लासिफिकेशन में मिला सॉलिड्स। तो सॉलिड्स के बारे में तुम्हें जो भी पता है मुझे फटाफट बताते जाओ, मैं वहां पे लिस्ट करता जाता हूं, ठीक है। डेफिनेट शेप, फिक्स्ड बाउंड्रीज, strong bonds, रिजिड। सॉलिड को हम रिजिड भी बोलते हैं। यार स्टेटमेंट डाल के लिख लेना, दे आर आल्सो कॉल्ड रिजिड वगैरह वगैरह, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। रिजिड होते हैं। और बताओ बच्चों? definite volume, हाँ, डेफिनेट या फिक्स्ड वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम, brittle in nature, ब्रिटल इन नेचर। कुछ मैल्येबल और डक्टाइल भी होते हैं, तो ब्रिटल सबको बोलना ठीक नहीं रहेगा, है ना। तो हमने इसको रिजिड बोल दिया बस। और हम ये बोल सकते हैं सॉलिड्स को मोस्ट डेंस,
इसका स्टेटमेंट डाल के लिख लेना कि सॉलिड द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज द ग्रेटेस्ट अमंग लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड और गैसेस में ज्यादा डेंसिटी है ना इसकी, इसलिए। और बताओ सॉलिड्स के बारे में। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस are short and intermolecular force of attraction is strong। ठीक है, और बताओ। ये रिजिड में आ जाएगा, डेंस में आ जाएगा। rate of diffusion in solid is least। इनमें डिफ्यूजन ना के बराबर होता है। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में, ना के बराबर। दे आर नॉन कंप्रेसिबल, हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते। आई होप, मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सॉलिड के बारे में। ये पॉइंट्स हमने बचपन में भी पढ़े थे, बस यही। अगर मैं इसी के साथ साथ पैरेलली लिस्ट करूं लिक्विड्स के बारे में तो साथ का साथ आ जाएगा यहाँ पे लिक्विड्स। तो लिक्विड्स में बताइए क्या डेफिनेट शेप होती है? नो डेफिनेट शेप और फिक्स बाउंड्रीज, नो फिक्स्ड बाउंड्रीज। और बल्कि हम इसमें ये बोलते हैं कि इट टेक्स शेप ऑफ कंटेनर, इन विच दे आर कैप्ड। सही है गलत है? इनको जिस कंटेनर में भी डाला जाता है उसी की शेप ले लेते हैं। क्या इनको हम रिजिड बोलते हैं? नहीं, बल्कि इनको क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स। टेंडेंसी टू फ्लो। अच्छा, क्या इनका वॉल्यूम फिक्स होता है? यस, वॉल्यूम इज फिक्स्ड। मोस्ट डेंस, इंटरमीडिएट डेंस। Density is intermediate between solid and gases। Density is intermediate between solids and gases। अच्छा, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है एज कंपेयर टू सॉलिड बट स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू गैस। तो मैं लिख रहा हूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस। सही है? अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर distances is intermediate between solids and gases। ये भी नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। और इनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन थोड़ा सा फास्ट होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन is faster than solids and slower than gases। और इसका एग्जांपल भी लिख लो, वाटर, ऑयल एक्सेट्रा। इसका एग्जांपल लिख लो, एक मेटल लिख लो, आयरन, वुड, ग्लास एक्सेट्रा। ठीक है। और मैं तो कहता हूँ कि इसी के साथ गैसेस का भी लिख लेते हैं। और गैसेस का जो है ना, हमको अलग से इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो गैसेस में काफी सारी चीजें हैं, सेम है। जैसे डेफिनेट शेप उसकी भी नहीं होती है, फिक्स बाउंड्री नहीं होती है, ये वाला पॉइंट सेम ही रहेगा, ये भी फ्लूइड्स कहलाते हैं। हाँ, इसका वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड।
जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो लिस्ट कर देते हैं। वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। डेंसिटी इज लीस्ट डेंस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस, इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो लीस्ट है, लीस्ट फोर्स ऑफ लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी सबसे लार्ज होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर लार्ज। नॉन कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। Rate of diffusion is fastest. Rate of diffusion is fastest. और इसका भी एग्जांपल लिख लो, एयर, नाइट्रोजन, आर्गन एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहां से मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को भी टेबल बना के मतलब डिफरेंशिएट कर दिया कि इन तीनों में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। और इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि क्योंकि ये हाईली कंप्रेसिबल है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी के तौर पे। मतलब कि ये जो कंप्रेस नेचुरल गैसेस आती है ना, इनको हम कंप्रेस इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये हाईली कंप्रेसिबल है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लेना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो अभी मैंने डिफाइन किया सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये किसके बारे में था? फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। इसके बाद अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन देखें तो केमिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस? प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? देखो बच्चों, पहले समझ लो, प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप के, सिंगल टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। मतलब या तो वो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हुए हैं, या तो फिर वो सिर्फ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। मेरी बात समझ में आई? यानी ऐसी चीजें जो सिर्फ एक ही टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बनी है, उनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे आयरन, लोहा। तो लोहे के अंदर सारे पार्टिकल्स किसके हैं? लोहे के अंदर सारे पार्टिकल किसके हैं? सिर्फ आयरन के ही हैं, Fe के हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आयरन के अंदर ऑल द एटम्स आर आयरन, Fe एटम्स? तो वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना है, इसलिए वो प्योर सब्सटेंस है। अगर हम वाटर की बात करें, अब तुम लोग सोच रहे होंगे वाटर में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है, तो सर वो तो मिक्सचर हो गया। नहीं, वो भी प्योर सब्सटेंस है। ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर में सेम टाइप के मॉलिक्यूल है। जरा सोचो, अगर मैं एक बकेट पानी लेता हूं तो उसमें मैं चीनी तो नहीं मिला रहा, नमक तो नहीं मिला रहा, कलर तो नहीं मिला रहा, वो सिर्फ पानी है, शुद्ध पानी, मान लो 2 मिनट के लिए। तो उसमें सारे मॉलिक्यूल क्या सेम टाइप के हैं? बोलो हाँ, क्योंकि मैंने उसमें कुछ मिलाया तो नहीं है, तो इसलिए वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। इसीलिए प्योर सब्सटेंस को जब हमने क्लासिफाई किया था तो उसमें 2 चीजें बनी थी, एलिमेंट और कंपाउंड। तो समझ में आया? तो अब बताओ इसमें हम क्या लिखेंगे? व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस? दोस substances which are made up of only single type of constituent particles। अब वो सिंगल टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। समझ गए? आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है। अब इसमें देखो, अगर मान लो सेम टाइप का एटम हुआ, सेम टाइप ऑफ एटम अगर हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट।
अगर मान लो सेम टाइप का मॉलिक्यूल हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड। फिर यहां से इन दोनों की डेफिनेशन निकल के आती है। आई होप आज की क्लास के लिए इतना काफी है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।